अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदीद। नाज़रीन, पहले जंगी अजीम 1914 से 1918 तक हुई, जिसके बाद दुनिया का सियासी, माशी और समाजी निज़ाम कदरे तब्दील हो गया, जिसके गहरे असरात पूरी दुनिया पे मुरतब हुए और दुनिया का एक नया आलमी निज़ाम तश्कील पाया, नया वर्ल्ड ऑर्डर जारी हुआ। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में आपके क्या नजरियात हैं? बेसिकली जब आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो रियलिस्ट और लिबरल्स दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि दुनिया जो है ना वो एक अनार्की है दुनिया के अंदर। और उस अनार्की की वजह सबसे बड़ी ये है कि कोई सेंट्रल सॉवरन नहीं है। और इस अनार्की के बारे में फिर लिबरल्स थोड़े से साइड पे हो जाते हैं और जो दूसरी साइड पे हो जाते हैं आपके रियलिस्ट। अभी आपने बात की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक इतना बड़ा सान्या था कि जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए। तो इस जमाने के अंदर एक जब जंग खत्म हुई तो एक डोमिनेंट तहरीक, एक डोमिनेंट थ्योरी सामने आई जिसे हम लिबरल थ्योरी कहते हैं। अच्छा, लिबरल थ्योरी भी ऐसा नहीं है कि ये जनरेट हुई, इसके पीछे भी आप जानते हैं कि इमैनुअल कांट की परपेचुअल पीस थ्योरी जो है वो भी मौजूद थी। और हम देखते हैं कि दुनिया जब से इंसान की नॉन सिविलाइजेशन चली है तो लोग इंसान की फितरत के बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। कुछ के ख्याल में इंसान जो है वो रैशनल थिंकर है और इसी वजह से वो कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ ताकि मफादात जंग ना लड़नी पड़े और आराम से मामलात जो हैं वो हल हो जाएं। कुछ कहते थे कि इंसान क्योंकि सेल्फिश है और बाय फितरत जो है उसके अंदर जो है मीननेस है, तो इस वजह से मफादात के पीछे वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाता है। खैर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो हम देखते हैं कि लिबरल थ्योरी डोमिनेट करती है क्योंकि दुनिया में नुकसान इतना हो चुका है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये जंग लड़ी ही आपके यूरोप के अंदर गई या फिर मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के अंदर। तो लिबरल्स आगे आते हैं, इनके बेसिकली ख्याल ये है कि इंसान रैशनल है, वो अपने अमाल की अच्छाई बुराई जानता है। अगर इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं और इंटरनेशनली जो है मामलात को हल किया जाए, तनाज़ात को, और जो है इकॉनमी और ट्रेड के अंदर जो है उसको बढ़ोतरी दी जाए, तो उसका फायदा ये होगा कि जब सब एक दूसरे पर डिपेंड करने लग जाएंगे तो सबका मफाद एक दूसरे के साथ पेवस्ता हो जाएगा। जब पेवस्ता हो जाएगा तो जंग की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी जो थ्योरी की बुनियाद पे आप जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस बनी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है बजाते खुद फेल हो गई। उसकी वजह ये है कि जो उस जमाने के लीडिंग स्कॉलर थे या लीडिंग जो पर्सन थे, वुडरो विल्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे, उनको इजाजत नहीं मिली कि वो लीग ऑफ नेशन के अंदर आए। अच्छा, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो हालात के बाद जो हालात बने उसमें हमने ये देखा कि जो हारी हुई साइड थी जिसके अंदर खास तौर पे जर्मनी जो है वो सबसे ज्यादा आगे था, यानी कि जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि वो ऑटमन्स जो हैं वो एक साइड पे थे। तो जर्मनी के अंदर हमने देखा कि माशी तंगियों को देखते हुए एक लहर जो है वो नेशनलिज्म की चली, हिटलर ने एक्सप्लॉइट किया। और यही वो जमाना था 1930 के अशरे के अंदर, द ग्रेट डिप्रेशन। दुनिया पूरी जो है उसके अंदर एक इकोनॉमिक स्लंप आया जिसने इंस्टिगेट किया नेशनलिज्म को। और हिटलर आया, फिर फाशिस्ट गवर्नमेंट इटली में बनी मैसोलूनी के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही जो लड़ाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बेसिकली उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह मईशत ही थी, क्योंकि जर्मनी जो है वो आगे निकल रहा था और बरतानिया को खतरा फील हो रहा था जर्मनी से। कुछ लोगों के ख्याल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इकोनॉमिकली डोमिनेट ना कर जाए जर्मनी, तो बरतानिया ने ये जंग शुरू की। और सबसे ज्यादा खैर, नुकसान भी फिर जर्मनी का ही हुआ उसमें। जर्मनी का ही हुआ। अच्छा, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है, ग्रेट डिप्रेशन आता है, यहाँ पे नेशनलिज्म हम देख रहे हैं, फाशिज्म की तहरीक को उठते हुए देख रहे हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है ना मामलात जाते हैं। आप जानते हैं कि 45 के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। इन द मीन वाइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम मिडल ईस्ट का नक्शा चेंज होता हुआ देखते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी और सॉरी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान मिडल ईस्ट का बंटवारा होता है।
फ्रांस के पास लबनान आ जाता है, सीरिया आ जाता है, इसी तरीके से जो बरतानिया है उसके पास इराक आ जाता है। इस और यही वो जमाना है कि फिर अमेरिका जो है वो भी अब से आइसोलेशन की उठाता है। पॉलिसी से बाहर निकल रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही एक नई जंग शुरू हो जाती है जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ये कोल्ड अच्छा, वॉर क्या होती है यार, ये कैसे शुरू कोल्ड होती वॉर है सर्द जंग है, सर्द जंग है। बेसिकली जो रियलिस्ट पैराडाइम है ना उसके मुताबिक जो है इंसान जो रियासत जो है ना वो एक अनार्किक सिस्टम के अंदर रह रही है। अभी आपने पूछा था कि जो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली वो पैटर्न होता है सेंट्रल। आपको पता है कि दुनिया के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई सेंट्रल सॉवरन नहीं है जो कुछ एनफोर्स कर सके। तो रियलिस्ट कहते हैं कि हर रियासत ताकत का हसूल चाहती है ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उनको जो है सिक्योर कर सके। अच्छा, अब ये क्योंकि अनारकी का है तो अनारकी के अंदर आपको पता है कि अगर आप ताकतवर नहीं होंगे तो दूसरा ताकतवर आपका जो है ना हक खा जाएगा। तो इसी अनारकी के दौर के अंदर आप फिर कोशिश करते हैं कि अलाइंसेस बनाएं। फिर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है कि आप पावर जो है, आप पावर भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम ताकत की जब बात करते हैं तो इसके 9 एलिमेंट्स बात करते हैं जिसमें लीडरशिप आ जाती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ आ जाती है, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी आ जाती है, डिप्लोमेसी आ जाती है, अला बला। ये 9 एलिमेंट्स हैं उसके। अब बैलेंस ऑफ पावर की तरफ स्टेट्स जाती हैं। जब बैलेंस ऑफ पावर वो अचीव ना कर सके, मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जब बात करें तो हम बैलेंस ऑफ पावर किस तरह अचीव करेंगे? इंडिया तो हर चीज में यानी कि रिसोर्सेज में हमसे बड़ा है, साइज में हमसे बड़ा है, मिलिट्री में हमसे बड़ा है। तो फिर आती है बात बैलेंस ऑफ थ्रेट की कि आपको जो इमीडिएट थ्रेट होता है आप उसे बैलेंस करते हैं ताकि मुखालिफ जो कुव्वत है वो आप पे हमला करने की जरूरत ना कर सके। ना कर सके। हाँ जी। अब ये 1945 के अंदर ये एक बहुत बड़ा वाकया पेश आता है जिसका कोल्ड वॉर के अंदर बहुत बड़ा होता है। वो ये होता है कि सऊदी अरब के अंदर जो है जो अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान जो हैं वो थर्ड स्टेट जो है, क्योंकि पहली रियासत जो सऊदी अरब की बनती है वो 1740 में बनती है, जिसको ये 1818 के अंदर जो ये गालबन अरब नेशनलिज्म की बात करने लगे हैं आप। नहीं नहीं, मैं अभी आपको सिर्फ एक सेटअप बना के दे रहा हूं कि किस तरीके से आगे मोहरे फिर चलेंगे। तो पहली रियासत जो सऊदी रियासत है जिसे एमिरेट ऑफ सऊदी कहते हैं, फर्स्ट एमिरेट कहते हैं, वो 1818 में ऑटमन्स तबाह कर देते हैं। फिर 1824 के अंदर इसको रीएस्टेब्लिश किया जाता है जो 1890 के अंदर तबाह हो जाती है। और उसके बाद जो सऊदी खानदान के बड़े होते हैं उनको जलावतन कर दिया जाता है। कुछ कुवैत चले जाते हैं, कुछ जो है बाकी इलाकों में चले जाते हैं। खैर, उनमें से जो आखिरी फर्मा रवा है जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उनका बेटा अब्दुल अजीज जो है वो वापस आता है। और वो फिर अपने स्टैब्लिश करते करते जो है ना वो खित्ततुल अरब जो है, जो प्रेजेंट डे सऊदी अरब जो है, उसके ऊपर आले सऊद की हुकूमत कायम कर देता है। अब हालात ये चल रहे हैं कि आपको मैं सितम जरीफी बताऊं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अब खित्ततुल अरब के अंदर जो ऑटमन्स का साथ दे रहे हैं वो शरीफ मक्का है, और शरीफ मक्का हिजाज मुकद्दस के ऊपर उसकी हुकूमत है। दूसरी तरफ जो नजद की साइड से जो तहरीक उठी है आले सऊद की वो है। अब बरतानवी हुकूमत क्या कर रही है? वो इनके साथ भी है, वो इनके साथ भी है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब अब्दुल अजीज जो हैं वो हिजाज मुकद्दस पे भी कब्जा कर लेते हैं तो अब्दुल रहमान जो है ये भाग के चला जाता है। इसके एक बेटे के हाथ में जॉर्डन आता है, दूसरे बेटे को इराक दे दिया जाता है। इराक और जॉर्डन जो है ना वो इस इनको मिलते हैं। अब जो अब्दुल अजीज है उसको इस बात का खौफ है कि कहीं शरीफ मक्का की मदद बरतानिया करेगा तो कहीं वो उस मदद की बुनियाद पे, उस असलहे की बुनियाद पे, उस ताकत की बुनियाद पे हमारी हुकूमत के लिए ना हो। तो वो फिर बहरीन में जो अमेरिकन मिशनरीज काम कर रही हैं, जो इनकी मदद भी कर रही हैं जख्मियों की, उनके बदौलत जो है कांटेक्ट पहला इस्टेब्लिश होता है अमेरिका के साथ। अब अमेरिका इनको इतना सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन 1938 में दुनिया का सबसे बड़ा कुआं जो है ऑयल का वो सऊदी सरजमीन पे दरियाफ्त होता है। अब अमेरिका भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, अमेरिकन कंपनीज भी। लबे लबाब ये कि 1945 के अंदर बिटर लेक स्विस के अंदर जो है अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उस जमाने का, उनकी मुलाकात होती है। और वहाँ पे जो है एक मुआहदा होता है जिसे क्वेंची पैक्ट कहते हैं। क्वेंची बेसिकली यूएसएस क्वेंची अमेरिकन नेवी का जहाज है जिसके ऊपर जो है दोनों की मुलाकात होती है। और उसके मुताबिक ये है
कि सऊदी अरब को अमेरिका सिक्योरिटी देगा, उसके बदले में अमेरिका को तेल देगा सऊदी अरब। जो आज मामलात तक चलने चल शुरू रहा हो है। जाते हैं। अच्छा, अब जब 45 के अंदर ये खत्म हो गई, मैंने आपको बताया 2 से 3 महीने के अंदर कोल्ड वॉर शुरू हो गई जर्मनी के मामले पे, क्योंकि रशिया का बड़ा नुकसान हुआ था और रशिया चाहता था कि अब जर्मनी से वो पैसे निकलवाए जाएं, जिसका वो हुआ है। दोनों साइड की फौजें आती हैं और आपको पता है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के नाम से एक ही मुल्क के दो हिस्से हो जाते हैं। एक सोवियत के कंट्रोल में है, दूसरा जो है ये अलाइड नेटो वगैरह के कंट्रोल के अंदर है। फोर्टी अब फाइव में। 45 के अंदर अब उसमें है क्या कि एक आइडियोलॉजिकल एलिमेंट भी आ गया है। सोवियत यूनियन जो है वो आपको पता है कि कम्युनिज्म का दाई है, जबकि फोर्टी अमेरिका। फाइव में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो थी, पावर जो थी, वो सोवियत यूनियन थी। दोनों थी, यानी कि ये वो थे ना, ये इत्तेहादी ब्रिटेन्स थे, भी थे और ये भी थे। बेसिकली इत्तेहादी थे। अच्छा, ये ब्रिटेन से याद आया कि ये 40s के अंदर ही अमेरिका, जो पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली ना, उसमें काफ़ी क्रेडिट अमेरिकन को भी जाता है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसपे अमेरिका जोर डालता है कि जो कॉलोनीज हैं उनको जो है आज़ादी दी जाए। उसके पीछे होता ये कि आज़ादी जब उन्हें मिलेगी तो उनके पास चॉइस होगी और ज़्यादातर हमारी तरफ आएंगे, और जो दूसरा लीग ब्लॉक, चेंज होगी। हाँ वो आएंगे। और दूसरा जो है कि अब वो कॉलोनीज को सस्टेन करना भी इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक, खैर, सॉरी मैं आपके इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो मैंने एक किताब भी पढ़ी थी डॉक्टर साहब की स्वीडन में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कि बरतानिया का जो प्लान था वो 1970s तक था यहाँ पे हुकूमत करने का सब कॉन्टिनेंट में। कटेगा, लेकिन वो कर नहीं सके क्योंकि हालात ऐसे थे कि इकोनॉमिकली अमेरिका अच्छा का प्रेशर था। नुकसान हो चुका था। अब देखो ना, जंग जो होती है वो ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ आपकी गोला बारूद, उसके पैसे भी होते हैं। फिर जो फौजी बिल्कुल। लड़ रहे हैं उनको राशन, उनको खिलाना बिल्कुल पिलाना, ऐसे। उनको भी देना है। बिल्कुल ऐसे है, तो अच्छा, आप साथ कंटिन्यू करें साथ अपनी बात को। हाँ जी, कॉलोनीज खत्म हुई थी, अमेरिका का प्रेशर था। ठीक है, आज़ादी मिल गई कई ममालिक को, जिनमें हम इंडिया पाकिस्तान वगैरह भी शामिल थे, बर्मा वगैरह जो है, इनको आज़ादी मिल गई अमेरिकन उस प्रेशर के ऊपर। हम्म, दूसरी तरफ जो आपके अरब, जो आपका पहले यूरोप पे आते हैं, यूरोप भी दो हिस्सों के अंदर हो गया। जो ईस्टर्न यूरोप जो था वहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो थे वो आपको जानते हैं कि रेड्स, यानी कि सोवियत यूनियन की तरफ उन्होंने आना पसंद किया, क्योंकि सर्ब्स वगैरह जो है, सर्ब कौम जो है, ये भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, और रशिया के अंदर भी, और फिर कुछ आपके रेशल जो है ना वो भी ताल्लुकात है। दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप था, एटॉमिक बॉम्ब का धमाका अमेरिका कर चुका था। हालांकि इसमें भी डेविड ब्लम की एक किताब है द रॉक स्टेट, वो मैं कहूँगा आप ज़रूर पढ़ें, कि जब ये फंडामेंटली तय हो गया कि अब जंग रोक दी जाएगी यूरोप के अंदर, दूसरी तरफ जापान भी तैयार था कि जंग ना की जाए, लेकिन एक नया चीज बन चुकी थी एटम बम, उसे यूज करना था, उसे खैर फेंका गया हिरोशिमा और नागासाकी में, और उसके बाद जो है ये जंग खत्म हो गई। इसके बाद जो ऑर्डर की बुनियाद रखी गई उसमें एक काम बड़ा अक्लमंदी का किया। ब्रेटन वुड मुआहदा हुआ। ब्रेटन वुड मुआहदे के अंदर आपके 3 इंस्टीट्यूशंस बने, जिनमें वर्ल्ड बैंक बना, उसमें आपका जो है आईएमएफ बना, और फिर आपका जो है ना ये ट्रेड के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अब डब्ल्यूटीओ बन चुकी है। अच्छा, इसमें अमेरिकन ने जो तेजी दिखाई ना, पहले होता था कि गोल्ड के ऊपर जो है ना करेंसी की वैल्यू होती थी। अब डॉलर पे आ इन्होंने गई। जो स्टैंडर्ड जो बनाया वो डॉलर बन गया। ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसमें जो है बेसिकली ये जो ब्रेटन वुड का मुआहदा किया गया, इसका ये था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप के लिए फंड्स जो हैं मुहैया किए जा सके। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि यही ब्रेटन वुड और इसके वजह से बनने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की मईशत को ना अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर मैं कहूंगा कि दो चीजों को आपने, थॉट्स जो हैं उनको साइमल्टेनियसली लेके चलना है, कि लिबरलिज्म का आइडिया जो कॉपरेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, दूसरी तरफ रियलिज्म की बात कर रहा है जो ताकत की बात कर रहा है, अनार्किक जो आपका ऑर्डर है। जो पिछले प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं, लिबरलिज्म और रियलिज्म की। एग्जैक्टली, ऑर्डर है, बिल्कुल। उसे के अंदर ताकत की यही जरूरत है। वर्ल्ड ऑर्डर था सारा। ठीक है, ये ऑर्डर क्या है? बेसिकली एक पैटर्न है जिसमें मामलात तय हो रहे हैं। तय हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि है बाइपोलर है, एक तरफ आपका सोवियत यूनियन है, दूसरी तरफ आपका अमेरिका और अमेरिका। वेस्ट है, और दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है हेजेमनी की ताकत बढ़ाने के। अच्छा, फिर क्या होता है कि 19 जो है 60s के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया हुआ उस, वो भी बेसिकली क्या था कि
अमेरिकन ने टर्की के अंदर कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है ना वो नस्ब किया रशिया की तरफ। रशिया के लिए वो बड़ी सख्त बड़ा चैलेंज था। तो रशिया ने चुप करके अपने जो मिसाइल्स है ना वो क्यूबा कर दिया। अब क्यूबा अमेरिका के करीब है। तो यहाँ पे एक ब्रिंकमैनशिप हुई और आखिर में दोनों जो है उनको ये एहसास हुआ कि हम मैड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्योंकि दोनों सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखते हैं और दोनों के बाद मिसाइल सिस्टम और वो क्या नाम है एटॉमिक एसेट्स भी हैं कि अगर जंग होती है तो म्यूचुअली दोनों एक दूसरे को तबाह करने की यानी कि हर लिहाज से एश्योरेंस सलाहियत रखते हैं, रखते हैं। सलाहियत रखते हैं। तो उसमें खैर आहिस्ता जो बिहाइंड द डोर डिप्लोमेसी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो है ना विड्रॉ कर जाते हैं ब्रिंकमैनशिप के अंदर। हालांकि अमेरिकन आपको ये बताते हैं कि रशियंस ने किया नहीं, उससे पहले जो है अमेरिकन ने टर्की से अपने जो है ना वो रिमूव किए थे। मामला चल रहे हैं, अब लोगों के अंदर ये भी एहसास हो रहा है कि ये एटॉमिक तो बहुत ज्यादा है। फिर 70s के अंदर हम डिटांड देखते हैं। दूसरी तरफ जब आप अरेबिया की तरफ आते हैं, खित्ततुल अरब की तरफ आते हैं, तो हमें दो फोर्सेस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नजर आती हैं, बल्कि तीन। एक तो इसराइल, इसराइल को बनाने के लिए जो है आप जानते हैं कि ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान ही खत लिखा था जायनिस्टों को कि हम आपको रियासत बना के देंगे फलस्तीन के अंदर। हम्म 48 के अंदर इसराइल की रियासत बन जाती है। अच्छा, इनकी मदद से इसराइल की रियासत के अलावा जो है हम देखते हैं कि जो कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे सोवियत असर ज्यादा होता है, वहाँ पे हम अरब नेशनलिज्म को देखते हैं। और वहाँ पे हम्म बाथ पार्टीज जो हैं वो आती हैं, जिसमें सीरिया के अंदर बाथ पार्टी होती है, जिसके अंदर आपकी सद्दाम हुसैन की इराक के अंदर बाथ पार्टी इराक में होती है। होती है। लिबिया के अंदर कजाफी जो है वो भी अरब नेशनलिस्ट है। और यहाँ पे जमाल अब्दुल नासिर जो है मिस्र का, वो भी अरब नेशनलिस्ट है। ये अरब मामला नेशनलिज्म शुरू होता है। अरब नेशनलिज्म, लेकिन उसमें एक बात है कि इसराइल के खिलाफ सारे ही है। पहले 54 के अंदर स्विस के ऊपर कब्जा करता है ये बरतानिया अरब बाद। नेशनलिज्म के पीछे कौन होता है? सोवियत यूनियन? सोवियत यानी कि वो अपनी आइडियोलॉजी जो है ना वो उस आइडियोलॉजी से ड्राइव कर रहे होते हैं नेशनलिज्म की। जी। ठीक है, जबकि जो मोनार्क्स हैं अरब के, वो सारे के सारे जो अमेरिका के साथ होते हैं। ये क्वेंची पैक्ट का तो आपको बता दिया, इसी तरह बाकी जो छोटी छोटी रियासतें हैं 70s के दौर में दाखिल हो जाते हैं। अब इनकी हॉट वॉर नहीं चल रही, कोल्ड वॉर किस लिए कह रहे हैं कि आपस में जंग इनकी डायरेक्ट नहीं चल रही है। सोवियत यूनियन जो है वियतनाम के अंदर अमेरिका को फंसाता है, फिर अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को फंसाता है। तो यानी कि मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। अफगान जहाद के अंदर कामयाबी होती है। इन द मीन वाइल ईरान के अंदर जो है हम एक इनकलाब देखते हैं। वो इनकलाब इस तरह आता है कि 19 यानी कि 50s के अंदर, बल्कि 40s 30s के अंदर से ईरान का जो सफावी खानदान है वो शाह बरतानिया ईरान। के शाह ईरान वो बहुत करीब है। हम्म 54 के अंदर जो है इलेक्शंस होते वो हैं। इसराइल की भी सपोर्ट में होता है। वो होता है क्योंकि वो इनका साथ है ना। तो हम्म वहां पे इलेक्शन होते हैं। मोहम्मद मुसद्दक नाम का एक लीडर आगे आता है, वो नेशनलाइज करने की बात करता है ईरान के ऑयल को, ताकि अवाम का फायदा हो, क्योंकि रिच और पुअर के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ रहा है। हम्म उसको वो इलेक्शन जीतता है। शाह साहब जो है वो भाग जाते हैं। फिर CIA और MI6 वहां पे कू करवाते हैं। कू करवाने के बाद जो है शाह साहब वापस आ जाते हैं, मुसद्दक को कैद कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अवामी उमंग है और अवामी उमंग को वो नहीं समझ पा रहे, उसका असर ये होता है कि खमीनी, इमाम खमीनी जो है वो, उनकी तहरीक जो है वो भी इस्लामाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो भी बात कर रहे हैं कि अवाम को हुकूक मिलनी चाहिए। तो उनकी तरफ जाती है। और 79 के अंदर इनकलाब ईरान आता है, तो सबसे पहले शाह साहब को उधर से भागना पड़ता है। रजा जो पहलवी है, और वहां पे इस्लामी हुकूमत बन जाती है। क्योंकि अमेरिका इसे अपने खिलाफ इनकलाब समझ रहा है, इसलिए जाहिर बात है कि एक यूनिपोलर बायपोलर वर्ल्ड में जिंदा रहना है, तो ये ऑटोमेटिकली रशिया के ज्यादा करीब हो जाती है। फिर क्या हम्म होता है कि अफगान जहाद में इतना खर्चा हो जाता है रशिया का कि वो अब इकोनॉमिकली इतनी बड़ी एम्पायर को संभाल नहीं सकते। तो हम देखते हैं 92 के अंदर सोवियत यूनियन टूट जाता है। ये स्थान जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान रियासतें अलग हो जाती हैं। यूरोप के अंदर अच्छा, मालडोवा ये हो गया। सोवियत यूनियन टूटने की मेन वजह इकोनॉमिकली वीक होना था रशिया का? इकोनॉमिकली थी। अच्छा, रशिया क्या है ना, एक बड़ी अजीब बात थी। रशिया जिसे एड देता था वो पैसे वापस नहीं मांगता था। अमेरिकन और वेस्टर्न जो फाइनेंशियल हम्म थे वो एड देके आपसे पैसे सूद समेत वापस लेते थे, वापस लेते इसलिए हैं। वो तो सिक्योर थे। ये ओवर स्ट्रेच कर गया। फिर एक अननेचुरल सिस्टम भी मैं कहूंगा कि जो सोवियत यूनियन के अंदर था, ये कैसे हो सकता है? यानी कि मतलब कुरान पाक में आया क्या, जानने वाला ना जानने वाला, बीना ना बीना बराबर हो सकते हैं। तो आप किस तरीके से बराबरी की बात कर सकते हैं? मेहनत की बुनियाद के ऊपर अजर है।
जिस हम्म। चीज को ये समझ नहीं सके ये रिएक्शन, क्योंकि कैपिटलिज्म का रिएक्शन था मार्क्सिज्म, और उस जो आगे जिसकी एक्सट्रीम फॉर्म जो है हमने कम्युनिज्म के देखी, सोवियत यूनियन टूट जाता है। अब अकॉर्डिंग टू हिंटिंगटन का अगर आप प्रेफरेंस जो पढ़ें उनका, उसका जो है इब्तदाइया पढ़ें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, तो उसमें वो एक जिक्र करता है कि जिस तरह मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, अगर ये बैकग्राउंड काली हो तो मेरी चेहरा आपको अच्छा नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। हम्म। बैकग्राउंड जो है बेसिकली किसी भी चीज को उभार रही होती है। तो अब क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका है, तो अब हमें एक नए विलन की जरूरत है, और वो विलन हमें जो 80s के एंड पे नजर आना शुरू हो जाता है ऐसा ऐसा, टेररिज्म 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 टेररिज्म। 92 के अंदर जो ही एक 91 92 के अंदर ही कुवैत के ऊपर सद्दाम हुकूमत करता है। अब मामला तो सारा रिसोर्सेज का है कि जिसके हाथ में रिसोर्स होगी पावर उसके हाथ में होगी। आपकी गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती है। खैर अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, लेकिन उस जमाने में ये कंसेप्ट नहीं था। तो आपको फैक्ट्री चलाने से, बिजली चलाने से लेके गाड़ी चलाने तक ऑयल आपको की रिसोर्स जरूरत थी। जरूरत है। बिलाल साहब, ये तो बात हो गई सद्दाम हुसैन के मामला तक। तो इसके आगे का जो मामलात थे आज के दिन तक, इस पे हम अगले पार्ट में क्या डिस्कस करें? एक पूरी बिल्कुल डिटेल हम ठीक। अपने नाजरीन को चाहेंगे कि हम उनको पूरी जो है आगाही दें कि यहाँ तक मामलात कैसे पहुंचे। नाजरीन, हमारा जो इस प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि मामलात जो आज के दिन में हो रहे हैं, जो इसराइल के हैं, शाम के, लबनान के, अमेरिका के, ये कैसे पहुंचे। चाइना की एंट्री कहाँ से हुई, चाइना ने कहाँ से बेल आउट पैकेज फाइनेंशियल पहली दफा दिया, अमेरिका ने नहीं दिया। इस बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद जुनैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।